स्टूडेंट्स, मैं रेणु है। हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 संज्ञा के विकार, जिसमें हमने संज्ञा के विकार हैं लिंग, वचन और कारक। तो हम लिंग और वचन के बारे में पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे कारक के बारे में। तो तीसरा संज्ञा का विकार है कारक। कारक क्या है, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे लड़की पुस्तक पढ़ रही है, राकेश ने पुस्तक पढ़ी, संजय ने नौकर को बुलाया, वह कलम से लिखता है, कमल ने अपने भाई के लिए कपड़े खरीदे, रवि ने छोटे भाई को पैसे दिए, पत्ता पेड़ से गिरा, मोहन कमरे में सो रहा है। तो यहाँ पर जो वाक्य दिए हुए हैं, इन सभी वाक्यों में, ऊपर वाले वाक्यों में संज्ञा का क्रिया से संबंध बताने वाले कुछ चिन्ह हैं, जो संज्ञा से उनका क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। चिन्ह जैसे ने, को, से, के लिए, को, से। तो ये कुछ चिन्ह जैसे ने, को, से, के लिए, में का प्रयोग हुआ है। इन चिन्हों को परसर्ग यानी कारक चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं, कारक या परसर्ग कहते हैं। इनकी विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। तो जो ये शब्द हैं में, से, को, इनको क्या कहते हैं, इनको परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, और इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कभी कभी कुछ वाक्यों में परसर्गों का प्रयोग नहीं होता, जैसे मोहन दूध पीता है, यहाँ मोहन और दूध के साथ कोई भी परसर्ग प्रयोग नहीं हुआ। तो कुछ कुछ वाक्यों में क्या होता है, परसर्गों का प्रयोग नहीं होता। किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक क्या है, कारक की परिभाषा है कि किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का वाक्य की क्रिया के साथ में जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कि जो संज्ञा या सर्वनाम है और जो क्रिया है, उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, कारक है। कारक के भेद हैं आपके, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को, फिर है कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, पृथक होना, अधिकरण में, पर, संबंध, का, के, की, दादेरी, संबोधन, हे, अरे। तो ये कारक है, इसकी 8 विभक्तियां हैं। ये विभक्ति बेटा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये विभक्ति हमने देखो समास पढ़ा था, उसमें भी जो तत्पुरुष समास था उसके जो भेद थे वो इसी के आधार पे थे। तो ये सभी विभक्ति हैं वो याद हो, साथ साथ में उनके जो विभक्ति चिन्ह हैं वो भी हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है, कि जो क्रिया को करता है वो क्या है, कर्ता। वाक्य में क्रिया को करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद होता है, जैसे राधा ने नृत्य किया, वह पढ़ रहा है। तो वाक्य में क्रिया को करने वाला क्या होता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। जैसे पहले वाक्य में राधा ने नृत्य किया तो संज्ञा है, और दूसरे में वह पढ़ रहा है सर्वनाम है। इन दोनों वाक्यों में नृत्य करने का काम राधा द्वारा और पढ़ने का काम वह कर रहा है, अतः यह कर्ता कारक है। पहले वाक्य में ने पर सर्ग लगा हुआ है, लेकिन दूसरे वाक्य में ने का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी न का प्रयोग होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी में विभक्ति लगे कर्ता में। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि क्रिया है वो सकर्मक है और साथ साथ में भूतकाल में हो रही है तो ने का प्रयोग उसमें होता है। नेक्स्ट है आपका कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े। कर्म क्या है कि वाक्य में क्रिया का जो फल है वो संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को होता है, कभी कभी को का प्रयोग भी नहीं होता। और कर्म कारक की विभक्ति क्या है बेटा, को है। और क्रिया का फल संज्ञा सर्वनाम के कर्म पे पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है। जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर पकड़ना क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, चोर पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक का मुख्य चिन्ह को होता है। अब आपको कर्म की पहचान की, जो हम क्रिया करते हैं उसमें पता चलता है कि क्रिया को कैसे पहचाना जाता है। कि आप प्रश्न है क्या और किसको, क्या और किसको अगर आप लगाते हो और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वहां पर सकर्मक क्रिया है, यानी वहां पर कर्म होगा, अन्यथा कर्म नहीं होगा। तो परसर्ग रहित कर्म कारक है। राधा कहानी सुनाती है, कहानी क्या हो गई, यहाँ पर कर्म हो गई। वह खाना खाता है, खाना कर्म है। कई में 2 कर्म भी होते हैं। कई वाक्यों में माली ने पौधे को पानी दिया, तो 2 कर्म है इसमें।
पौधों और पानी। कर्म ढूंढने के लिए क्या किसे प्रश्न करना, कि कर्म को आपको ढूंढना है तो आप कैसे प्रश्न करोगे, क्या और किसे लगाकर। क्या लिखा, पत्र लिखा, किसे लिखा, राम को लिखा। तो आप इनके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि वाक्य में कर्म है या नहीं है। नेक्स्ट है कर्ण कारक। इसकी विभक्ति क्या है बेटा, से और या के द्वारा। कर्ण की विभक्ति क्या है, से या के द्वारा। क्रिया के करने के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। क्रिया के करने का जो साधन है वो कहलाता है आपका कर्ण कारक। जैसे मैं चाकू से फल काटता हूँ, मैं चाकू से किसके द्वारा काट रहा है, से। सबसे पहले तो देखो बेटा कि विभक्ति आ गई, क्या आ गई, से और के द्वारा। तो यहाँ पर से आ गई कि मैं चाकू से फल काटता हूँ, तो से विभक्ति आ गई यानी कर्ण कारक। तो यहाँ पर क्रिया को करने का साधन होना चाहिए, उसे तार द्वारा सूचित करो। किसके द्वारा, तार द्वारा। वह पेन से लिखता है, किसे, पेन से। माध्यम क्या हो गया, पेन। वह मुझे पत्र द्वारा सूचना मिली, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा। तो किसी भी क्रिया को करने का जो साधन है वो क्या है, कर्ण कारक है। तो इन वाक्यों में चाकू, पेन, तार, पत्र आदि की सहायता से काटने, लिखने, सूचित करने, सूचना भेजने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है, कर्ण कारक है। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, और इसकी विभक्ति को तथा के लिए, या तो को आएगी या के लिए आएगी। और को इससे पहले किस में आई है बेटा, हमारी कर्म में। तो उसका अंतर भी हम समझेंगे। वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य में कर्ता जिसके लिए करता है, क्रिया करता है अथवा जिसको कुछ देता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कि किसी वाक्य में कर्ता जो है वो जिसके लिए क्रिया कर रहा है या जिसे कुछ देता है, वहां पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं भिखारी को खाना देता हूँ, तो यहाँ देने का एक तो को विभक्ति आ गई और देने का भाव भी आ गया। बहन अपने भाई के लिए कमीज लाई, के लिए किसके लिए लाई, भाई के लिए। तो यहाँ पर कर्ता किसके लिए कुछ कर रहा है, जिसके लिए कुछ करता है अथवा जिसे कुछ देता है, तो वो हो गया आपका संप्रदान। तो क्यों और के लिए इसकी विभक्ति है। अपादान कारक है से, और इससे पहले से किस में आया था, कर्ण कारक में। लेकिन अपादान कारक में से है पृथकता, यानी अलग होने के भाव में आएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पर अपादान कारक होता है। कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव हो, वहां अपादान कारक होता है। जैसे पत्ते पेड़ से गिरे, अब पत्ते क्या हो गए, पेड़ से अलग हो गए। गंगा हिमालय से निकलती है, अब गंगा क्या हो गई, हिमालय से अलग हो गई। तो यहाँ पर से है वो अलग होने के भाव में आएगा। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। अधिकरण की विभक्ति चिन्ह है में और पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, क्रिया के आधार, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे इनकी विभक्ति में और पर ध्यान रखना कि क्रिया का आधार यानी किसी चीज के ऊपर या किसी चीज के अंदर। फल थैली में है, जादूगर गाड़ी में बैठा है, पुस्तक मेज पर है, चट्टान पर विवेकानंद स्मारक बना है। तो यहाँ की विभक्ति क्या आ गई आपकी, में और पर। ये इनका क्या है, आधार। कि फल का आधार थैली में है, जादूगर कहाँ बैठा हुआ है, गाड़ी में। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे राम का भाई, पिता के बेटे, पेड़ की ओट, तेरा भाई, मेरे मित्र, तुम्हारी बहन। लास्ट है आपका संबोधन कारक। इसकी विभक्ति चिन्ह है आपका हे और अरे। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का ज्ञात हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मैं लुट गया, अरे तुम आ गए। तो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए जिसका प्रयोग होता है वो क्या है, आपका संबोधन कारक। तो ये कारक की विभक्तियां हैं। बाकी कल इसके अंतर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से बेटा यहाँ तक पढ़ना है। थैंक यू। Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7th. In previous class we have revised our 3rd chapter, and in today's class we have revised our 4th chapter of history, the Mughal Empire. So let we start our today's class with the exercise of this chapter. First, fill in the blanks. Jalaluddin Muhammad Babur laid the foundation of Mughal Empire. कि मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की थी, बाबर ने। सेकेंड, बाबर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर
फ्रॉम हिज फादर साइड एंड चंगेज़ खान फ्रॉम हिज मैटरनल साइड, कि बाबर जो थे वो वंशज थे तैमूर के उनके पिता की तरफ से और चंगेज खान के उनकी जिधर से उनकी शादी हुई थी उधर से। थर्ड, जरुद्दीन मोहम्मद कैप्चर्ड काबुल इन 1504 CE, कि जो जरुद्दीन मोहम्मद है उन्होंने काबुल को कैप्चर किया 1504 CE में। ठीक है। फोर्थ इज बाबर नीडेड टू डिफीट द राजपूत सो दैट ही कुड कंसोलिडेट हिज एम्पायर, कि बाबर नीडेड टू डिफीट, बाबर ने राजपूतों को डिफीट किया अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए। फिफ्थ, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड नियर कन्नौज इन 1540, कि शेरशाह ने हुमायूं को चौसा में 1539 में हराया और कन्नौज में 1540 में हराया। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। Ibrahim Lodi was the ruler of the Delhi Sultanate. True. Humayun became the Badshah after Babar's death in 1530 CE. True. Humayun died in 1545 CE, leaving behind weak successors. False. क्योंकि हुमायूं के पीछे तो उसके सक्सेसर जो अकबर हुए थे वो एक अच्छे डिसेंडेंट थे उनके। फोर्थ है, शेर खान assumed the title of Sher-Shah Suri when he ascended the throne after defeating हुमायूं in 1540, कि शेर खान को शेरशाह सूरी की टाइटल जो मिली है वो हुमायूं को 1540 में हराने के बाद मिली थी, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द ग्रैंड ट्रंक रोड और द सड़क आई आजम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग बाबर्स रीजन, दिस इज फॉल्स बिकॉज इट इज बिल्ट इन शेरशाह सूरीज रीजन, so this is false. Now we do the give one word. First, founder of Mughal Empire, कि मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन है? बाबर, BABUR, हमने फिलअप में भी किया था। सेकेंड, द रोड बिल्ट ड्यूरिंग शेरशाह's रीजन, शेरशाह के रीजन में कौन सा रोड बनवाया गया? आंसर इज ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम GT रोड बोलते हैं ना, NH8 है जो हमारा वो। थर्ड, द टू एलिमेंट्स ऑफ मनसब, मनसब के दो एलिमेंट कौन से हैं? जत, ZAT जत, एंड सावर, SAWAR। फोर्थ, द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन है? तो दीवान, DIWAN। फिफ्थ, द वन हु लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स, कि मिलिट्री अफेयर्स को कौन देखता है? तो मीर बख्शी, MIRBAKSHI। Okay students, now we do the short question answer of this chapter. Our first short question is, why did Babar invade India? कि बाबर ने भारत के ऊपर इन्वेड क्यों किया, कि भारत के अंदर आक्रमण क्यों किया? बाबर invaded India because he had been attracted to India by her immense wealth, कि बाबर ने भारत को इन्वेड क्यों किया? क्योंकि वो इसकी वेल्थ से प्रभावित था। भारत के अंदर इतना धन था, क्योंकि आपने सुना होगा कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहते थे, तो इसीलिए बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर बाबर्स रिलेशन ऑन द मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स, कि बाबर के क्या रिलेशन है उनके पिता की तरफ से और जहाँ उनकी शादी हुई थी उस तरफ से? तो बाबर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज पैटर्नल साइड एंड चंगेज खान फ्रॉम हिज मैटरनल साइड, कि बाबर एक वंशज थे तैमूर के इनके पिता की तरफ से और चंगेज खान के उनकी जो मैटरनल साइड जहाँ पे उनकी शादी हुई थी वहाँ से। थर्ड, व्हेन एंड इन विच बैटल वॉज हुमायूं डिफीटेड बाय शेरशाह, कि शेरशाह ने हुमायूं को किस बैटल में हराया और कब हराया? शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड नियर कन्नौज इन 1540, कि शेरशाह ने हुमायूं को चौसा में हराया 1539 में और कन्नौज में हराया 1540 में। फोर्थ क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ काजी, चीफ काजी कौन थे? द चीफ काजी वॉज द हेड ऑफ जुडिशरी एंड हिज फंक्शन वॉज टू लुक इनटू द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, कि चीफ काजी जुडिशरी के हेड थे और उनका काम क्या था? कि जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं उनको देखना। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज,
What was दीवान आई कुल? दीवान आई कुल क्या है? आंसर, द दीवान आई कुल वॉज द फाइनेंस डिपार्टमेंट विच वॉज प्लेस्ड अंडर द चीफ दीवान। कि दीवान आई कुल क्या है? एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो किसके अंदर है? चीफ दीवान के अंडर में है। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। कि हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है मुगल एम्पायर के भारत में स्थापना की। आंसर, बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया इन 1526 CE। कि बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की 1526 ईस्वी में भारत में। बाबर हैड बीन अट्रैक्टेड टू इंडिया बाय हर इमेंस वेल्थ। बाबर भारत की धन संपदा से प्रभावित हुआ। इन 1524 बाबर इन्वेड इंडिया व्हेन इब्राहिम लोदी वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया? 1524 में, जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का रूलर था, शासक था। दिस पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। और इसने एक पक्का रास्ता बना दिया भारत के अंदर मुगलों की स्थापना का। सेकेंड क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मुगल एम्परर। कि जो भारत के अंदर राज्य विस्तार हुआ है मुगलों का, उसके ऊपर हमें एक वर्णन देना है, एक अकाउंट देना है, उसका एक ब्यौरा देना है। आंसर, मुगल फर्स्ट सबड्यूड द राजपूत्स गोंडवाना इन 1564 CE। कि मुगलों ने सबसे पहले राजपूतों को अपने अंडर में लिया। गोंडवाना को 1564 CE में, मेवाड़ को 1568 CE में, रणथंबोर को 1569 CE में, बंगाल वॉज डिफीटेड इन 1574 CE। बंगाल को उन्होंने 1574 CE में हराया। काबुल इन 1581 CE एंड कश्मीर इन 1586 CE। Allahabad was captured in 1572 along with सूरत एंड सरनाल। अलाहाबाद को कैप्चर किया गया 1572 में सूरत और सरनाल के साथ। Thus the मुगल एम्पायर मेड एन इम्प्रेसिव एक्सपेंशन। इस प्रकार मुगल एम्पायर ने एक प्रभावशाली विस्तार किया। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, गिव एन अकाउंट ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। कि मुगल प्रशासन के बारे में बताना है। Answer, the Mughals had a highly centralized administration. The emperor held the absolute power in the empire. कि मुगलों का एक बहुत ही केंद्रीकृत प्रशासन था, जो शासक था उसी के पास सारी पावर्स होती थी। द मीर बख्शी वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री। मीर बख्शी जो था वो मिलिट्री का हेड होता था। द चीफ काजी हेडेड द जुडिशरी। और जो चीफ काजी था वो न्यायपालिका का हेड होता था। The empire had a provincial administration. Empire divided into provinces called सूबास। की राज्य के अंदर जो प्रदेशों के अंदर बटा हुआ था प्रशासन, और जो एम्पायर है उसके अंदर जो प्रोविंसेस हैं उनको सूबा कहते थे। सूबा हैड वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स नॉन एज सरकार। जो सूबा है उसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको सरकार बोलते हैं। ईच सरकार डिवाइडेड इनटू परगना एंड ईच परगना हैड ए सर्टेन नंबर ऑफ विलेजेस अंडर इट। कि प्रत्येक सरकार डिवाइडेड है परगना में और प्रत्येक परगना में बहुत सारे विलेजेस हैं। थर्ड, द मनसबदारी सिस्टम। और तीसरा यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम था। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, राइट ए नोट ऑन अकबर। अकबर के ऊपर एक नोट लिखना है। अकबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं who succeeded him after his death in 1556 CE। कि अकबर सबसे बड़े बेटे थे हुमायूं के, जिन्होंने हुमायूं की डेथ के बाद सिंहासन संभाला 1556 CE में। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी तो वही राजगद्दी पे बैठी। अकबर एक्टिवली फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अकबर ने सक्रिय रूप से एक नीति अपनाई राज्य विस्तार की। अकबर फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल अलाइंसेस विद राजपूत। कि अकबर ने वैवाहिक संबंध भी बनाए राजपूतों के साथ। अकबर्स कोर्ट वॉज फेमस फॉर द नवरत्न और 9 जेम्स। अकबर का जो दरबार था वो 9 रत्न के लिए भी प्रसिद्ध था। अकबर फॉलोड ए वेरी लिबरल रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने एक बहुत ही स्वतंत्र रिलीजियस पॉलिसी अपनाई। अकबर वॉज डाइड इन 1605 CE।
और अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द कॉजेज दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर, कि उन कारणों के बारे में बताइए जिन्होंने मुगल एम्पायर की जो डिक्लाइन, पतन की और अब मुगल एम्पायर चला गया था। ठीक है, मुगल एम्पायर के पतन के कारण बताने हैं अब हमें। द मुगल एम्परर्स हैड बीन ऑन द path ऑफ डिक्लाइन सिंस द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन के पद पे चला गया था, पतन के पद पे चला गया था औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होने के बाद। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन वॉज द वीक एंड इनकम्पीटेंट रूलर, कि जो एक मुख्य कारण था डिक्लाइन का वो था कि कमज़ोर और बिना प्रतिस्पर्धा वाले शासक का, कि उनमें कोई कंपटीशन नहीं था। द मुगल एम्पायर केम टू फॉर्मल एंड इन 1857 CE, और मुगल एम्पायर का पूर्ण रूप से पतन 1857 में हो गया। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द 4th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री वेरी वेल. Revise it again for your essay with the examination. Thank you. Have a nice day. Students, this is for class 7th. Students, as you all know, in previous video we started with this topic present continuous tense and we read about it. हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? affirmative sentences structure, negative sentences structure, interrogative sentences structure. Now we will start with the uses of present continuous tense, कि हम present continuous tense के कब और कहाँ यूज़ करेंगे. Now let's start with the first A point. To indicate an action going on, जो अभी एक्शन हमारा चल रहा है, यानी कि जो हमारा कार्य काम अभी चल रहा है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, जो भी काम हमारा चल रहा है चाहे वो स्पीकिंग का है चाहे वो राइटिंग का है. द बेबी इज स्लीपिंग इन द कोट, यानी कि जो बेबी अभी भी स्लीप कर रहा है कॉन्टीन्यूसली, अभी भी जब वो सो रहा था तो इट मीन्स कि वो अभी भी सो ही रहा है. टू इंडिकेट एन एक्शन गोइंग ऑन दीज डेज, यानी कि जो हमारा काम अभी चल रहा है नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो काम बोलने के टाइम पे नहीं हो रहा, लेकिन वो अभी चल ही रहा है. अरुण इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार दीज डेज, अब एक दिन में तो कार ड्राइव करना नहीं सीख सकता, तो कॉन्टीन्यूसली ही इज़ डूइंग फ्रॉम यू कैन ईजीली यू कैन से फ्रॉम 15 to 30 days. ओके, यानी कि अरुण इज़ लर्निंग टू ड्राइव अ कार दीज डेज, यानी कि अभी वो सीख ही रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑन द नेक्स्ट पेज. सी पॉइंट. To indicate an action expected to take place in the near future, यानी कि जो हमारा काम होने वाला है वो थोड़ा सा होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है, नियर है, उसके आसपास ही है. आई एम लीविंग फॉर चेन्नई टमोरो, यानी मैं कल चेन्नई के लिए रवाना होऊंगा, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, अभी जाएगा चेन्नई, अभी गया नहीं है. ओके, दिस इज़ सिंपल, ये अभी फ्यूचर के आसपास है, फ्यूचर में नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है. नाउ लेट्स सी टू इट. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शंस मीन्स जो हमारा हैबिट है, जिस कोई आदत हो जाती है हमें कुछ काम करने की, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. ठीक है. लेकिन एट स्टेट्स व्हाइल द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस इज़ यूज्ड फॉर एक्शंस इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. इट मीन्स जो हमारा हैबिचुअल है, एक्शन है, जो हमारा काम मतलब हमारी हैबिट हो गई है, आदत हो गई है, उस काम को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं. लेकिन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारा अभी काम चल रहा है, स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि बोलते वक्त भी और लिखते टाइम भी जो हमारा काम चल रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मदर लीव्स फॉर ऑफिस एट 8 in the morning, ये अब उसकी हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन है, वो डेली 8 बजे निकलती हैं. मदर इज़ लीविंग फॉर ऑफिस, ये अभी
ये काम अभी नाउ यानी कि अभी चले, मतलब कि ऑफिस जा रही हैं, दिस इज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वी आर यूजिंग एस और ई एस विद द वर्ब्स, हम वर्ब्स के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। लेकिन इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वी आर यूजिंग आई एन जी विद द verbs. Okay, this is the most important thing. D point is the simple present tense takes words like always, never, often, usually, sometimes, every day. इन सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, जहाँ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए यूज़ करते हैं नाउ, टुडे. These are the words which we are using in the simple continuous tense, and here is the examples of these two. Now let's start with the book exercise, which is based on the present continuous tense. Change these sentences into present continuous tense. आपको इसमें present continuous tense का यूज़ करना है, और आपको जब आप sentences को change करेंगे तो सबसे important चीज़ है कि आपको इसमें structure याद होना चाहिए, जो rule है वो learn होना चाहिए. Now once again I am repeating the structure of present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए जब हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस तो इस एम आर और आई एन जी का यूज़ ज़रूर करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट सेंटेंस इज़ अरुण एंड ज्योति वर्क इन द सेम ऑफिस. दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं हम, सो दिस इज़ प्लूरल, वी आर यूजिंग आर हेयर. आई एम राइटिंग इन द नोटबुक, यू कैन सी हेयर. नाउ आई एम राइटिंग हेयर. We are talking about Arun and Jyoti, so we are writing here Arun and Jyoti are working in the same office. So students, here we are using two persons, दो person है हमारे साथ, तो plural है, we are using are. वर्किंग मीन्स वर्क हमारा वर्ब है और उसके साथ हम आई एन जी पुट करेंगे. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द सेंटेंस. ओके, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन लाइक दिस ओनली. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज रीना डज नॉट प्ले द गिटार. डज नॉट इज नेगेटिव सेंटेंस, सो वी आर ऑल्सो यूजिंग डज नॉट. दिस सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, so make sure that please remark it. So how we are going to write it down? See in the notebook. We are going to write it down. Reena does not playing the guitar. Okay students, how we are going to put Reena does not playing the guitar. This is our second sentence. So you are going to write it down like this only. And next is third sentence is they sit at the window and enjoy the beautiful view of the garden. So you are going to write it down. They sit at the window. They are. You are using here they are sitting at the window and enjoying. ing लगा देंगे enjoying के साथ. At the beautiful view of the garden. This is your third sentence. Do children practice long jump in the school playground? Do children, इधर हम क्या यूज़ करेंगे, इस एम आर का यूज़ करेंगे. सो is our children, because this is plural, we are using are here. Are children practicing? ओके, यहाँ पे प्रैक्टिस का क्या यूज़ करेंगे हम, प्रैक्टिसिंग लॉन्ग जंप इन द स्कूल प्लेग्राउंड. ओके स्टूडेंट्स, आई हैव डन 4 sentences. नाउ रिमेनिंग 2 sentences you have to do it on your own. This is your homework. Thank you everyone. Good morning dear 7th class students. So let's continue our chapter first review exercise. Let's start.
Now question number 7, verify the property. Property verify करनी है, a मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a. इस प्रॉपर्टी को हमें वेरीफाई करना है, ठीक है. तो अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे पुट करते हैं. 4 माइनस 6 है तो प्रॉपर्टी पुट करते हैं. 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 6 इज मल्टीप्लाई बाय 4. सो 6 4 जा 24 होता है. माइनस 24 इज इक्वल्स टू माइनस 24. तो प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरीफाई हो गई है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. नेक्स्ट हमारे पास 10 माइनस 15 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15 विच इज इक्वल्स टू माइनस 15 इज मल्टीप्लाई बाय 10. लेफ्ट हैंड साइड माइनस 150 एंड द राइट हैंड साइड माइनस 150. बोथ साइड्स आर इक्वल. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, यहाँ पे वेरीफाई हो गई है. तो क्वेश्चन नंबर 7 के मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको सोल्व करा दिया. क्वेश्चन और इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट ट्राई करोगे आप लोग. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऐड द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है इसका हमारा माइनस 38, 48 एंड माइनस 56. ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें ऐड करना है. ऐड में देखो ये नेगेटिव नंबर है और ये भी नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों को पहले टोटल कर लेते हैं. माइनस 38 एंड माइनस 56 इन दोनों का हमने टोटल कर लिया. मैंने कॉलम में अरेंज करके किया है. तो 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 का 4, 1 कैरी हो जाएगी, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा माइनस के 94. ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो क्या हो गया, माइनस के 94. अब 48 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होती है, माइनस होता है. तो अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस 94 प्लस 48 है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा. अगर हम 14 में से 8 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6. और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4. अब हमें साइन पुट करना है, माइनस का साइन ग्रेटर है ना यहाँ पे तो माइनस 46. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, माइनस 46. अब इसी क्वेश्चन का हम एक और पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका. 96, 108 माइनस 43 माइनस 84. अब देखो यहाँ दो नंबर तो हमारे पॉजिटिव और दो हमारे नेगेटिव है तो नेगेटिव वालों को ऐड कर लेते हैं और पॉजिटिव वालों को भी ऐड कर लेते हैं. तो ऐड करके हम राइट कर लेते हैं इनको. अब हमें करना क्या है, इनको ऐड तो कोमा रिमूव करके मैं यहाँ पे साइन पुट कर देती हूँ प्लस और इनके लिए लगा दिया मैंने ब्रैकेट. इस तरह से मैं इसको राइट करूंगी. अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ. तो मैं 96 और 108 को ऐड कर देती हूँ तो दोनों को ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा 204. और नेगेटिव वाले नंबर्स का क्या आ जाएगा 7, 12, 127. अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो माइनस करेंगे हम इसमें से. 14 में से 7 चले जाएंगे 7, 9 में से 2 गए 7 और 1 में से 1 गई 0. और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्लस का 204 जो है ग्रेटर है हमारा. तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैंने आपको 2 पार्ट करा दिए, बाकी के जो पार्ट है वो आप लोग खुद ट्राई करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. नाइन क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट में हमें क्या करना है, 63 फ्रॉम 86. फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 63 फ्रॉम 86. अब देखो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, इस नंबर 86 में से हमें 63 को लेस करना है तो हम इसको करेंगे 86 माइनस 63. तो लेस कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहे हैं. देखो 6 में से 3 लेस किया 3 आ गया है, 8 में से 6 गया 2 आ गया. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 23. और पॉजिटिव आंसर आएगा प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का ग्रेटर नंबर है. ठीक है, चलो एक और पार्ट कर लेते हैं इसका मैं कर लेती हूँ सेकेंड पार्ट. माइनस 43 फ्रॉम माइनस 96. अब देखो दोनों नेगेटिव नंबर है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो करना क्या है. तो दोनों नेगेटिव करके क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन इनको पहले अरेंज करो. माइनस 96 में से माइनस करना है हमें माइनस 43 को, तो पहले मैंने इनको राइट किया प्रॉपरली. अब देखो माइनस माइनस विल मेक प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा. माइनस 96 प्लस 43 हो गया है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा. अब
अब इसको करो, 6 में से 3 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 4 लेस किए 5 आ गया। अब आपकी बारी साइन पुट करने की, विद साइन वी हैव टू पुट माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, बिकॉज 96 इज ग्रेटर देन 43। तो ये हमारे क्वेश्चन 9 तक हो गए कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में देखो -37 इज मल्टीप्लाई बाय 108। सिंपल मल्टीप्लाई है अपनी, 108 से हम 37 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम में अरेंज करके 108 मल्टीप्लाई बाय 37 कर देते हैं। तो 7 8 जा 56 हो जाएगा और 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई 3 7 जा 24 एंड 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो 6 5 + 4 9 7 + 2 9 एंड 3। अब ये हमारे पास आंसर आ गया है 3996। साइन पुट करना में एक माइनस और एक प्लस है तो साइन आ जाएगा माइनस, ठीक है। एक और पार्ट कर लेते हैं मल्टीप्लाई का। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने ये फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है, ठीक है। इसके बाद हम एक और पार्ट कर लेते हैं। दो पार्ट मैं करा रही हूँ, 2 आप लोग खुद ट्राई कर लेना, इजी है हमारे सारे पार्ट्स। इसका एक सेकंड पार्ट और कर लेते हैं। 512 इज मल्टीप्लाई बाय 316 इज मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर में क्या आएगा 0। अगर मैं 316 की मल्टीप्लाई 0 से कर दूं तो क्या हो जाएगा 0, और 0 की मल्टीप्लाई 512 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 से तो वो नंबर क्या आएगा 0 हमें आंसर में मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स। डिवाइड है हमारे पास 11th क्वेश्चन में -126 बाय -42। अब देखो इसको मैं ऐसे अरेंज करती हूँ, -126 इज डिवाइडेड बाय -42। मैं इस तरह से इसको डिवाइड करती हूँ। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब 42 की टेबल अगर हम रीड करते हैं तो उसमें क्या 126 आता है। 42 3 जा कितना होता है 126। तो डायरेक्ट सोल्व हो रहा है। 42 1 जा 42 एंड 42 3 जा 126। तो आंसर क्या आ गया 3। पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि माइनस ने माइनस को कट कर दिया, कैंसिल आउट हो गए ये हमारे पास, ठीक है। अब हम एक और पार्ट कर लेते हैं। इसका एक पार्ट और करते हैं। सेकंड और थर्ड आप लोग कर पाओगे। फोर्थ है हमारा 0 बाय -317। देखो 0 को डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो 0 को अगर मैं -317 से डिवाइड करती हूँ, इसको मैं 0 को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगी तो आंसर में क्या आएगा मेरे पास 0 ही आना है, ठीक है। अगर अपोन में 0 होता तो इनफाइनाइट आंसर हो जाता, न्यूमरेटर में 0 इसलिए 0 ही आंसर होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अपना सिंप्लीफाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12 सिंप्लीफाई का फर्स्ट पार्ट है 3453 प्लस कर्ली ब्रैकेट 44 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 333 प्लस 377 माइनस 621 इज डिवाइडेड बाय 27। और ये हमारे यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज हो रही है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले हमारा एक रूल होता है बोर्ड मास, BODMAS। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। B का मीन्स है हमारा ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवाइड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड्स फॉर एड एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है ब्रैकेट सोल्व करना है, देन हमें मल्टीप्लाई करना है। मीन्स कि जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग देखो हमें ब्रैकेट सोल्व करनी है। स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहला काम है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट में भी देखो प्लस ऑपरेटर भी है, माइनस भी और डिवाइड भी है। अब इन तीनों में सबसे पहले क्या होना चाहिए डिवाइड। तो इट मीन्स हमें इसको डिवाइड करना होगा, बाकी का पार्ट हम एज इट इज नोट करेंगे। डिवाइड करके फिर क्या करना है हमें प्लस, और देन हमें माइनस करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, जिसको हमें कोई काम नहीं है उनको एज इट इज नोट करेंगे। 3453 को मैंने एज इट इज नोट किया, प्लस करली ब्रैकेट 44 माइनस, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ, 333 और 377 को ऐड कर लिया जाए तो ये आ जाएगा 710। अब इसमें देखो माइनस है,
621 डिवाइडेड बाय 27 है, 621 इज डिवाइडेड बाय 27। अगर मैं इसको 27 से डिवाइड करती हूँ तो 27 बन जाए 27 और 23 जा, तो ये आ जाएगा 23। अब 710 में से 23 हमें क्या करना है, लेस करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम राइट कर देंगे 3453 प्लस करली ब्रैकेट 44 माइनस, अब इसको माइनस करके राइट करो, 710 में से आप 23 लेस कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 687 आ गया है, करली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो स्मॉल ब्रैकेट तो हमारी यहाँ फिनिश ही हो गई है, स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गई है, अब हमारी करली ब्रैकेट को फिनिश करना है। 3453 उसको रिमूव करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 687 में से 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 643। अब लास्ट में इनको भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। इनका डिफरेंस निकालने के लिए 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। 2810 क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया है। आई होप आपको ये सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया है। बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। Good morning student, welcome to online class. This is Saroj from MLP International School Rajpura. Student, for class 7th we have already started the chapter number 9, that is the Happy Prince. So in this regard, continuing this chapter, let us start. So student, her face is thin and worn. She is a seamstress, यानी कि उसका चेहरा जो है पतला है और मुरझाया हुआ है और वो एक जो है कपड़े सिलने वाली है। She is embroidering a gown for a rich lady. वो एक अमीर जो है लेडी के लिए गाउन को जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कसीदा कर रही है। Her hands are all pricked by the needle. और उसके जो है हाथ जो है वो चुभ रहे हैं किससे, सुई से। In the corner of the room, her little boy is laying ill on a bed. और एक किनारे में कमरे के जो है छोटा बेटा उसका जो है वो बीमार पड़ा हुआ है बेड पर। He has fever and is asking for oranges. वो उसको जो है बुखार हुआ है, वो बुखार से परेशान है और वो खाने के लिए क्या मांग रहा है, ऑरेंज। But the poor mother has nothing to give him. लेकिन उस गरीब माँ के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। So he is crying, इसलिए वो रो रहा है। Little swallow, please pick up the ruby from my sword here and take it to the poor woman. तो अब जो है वो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि लिटिल सैलो, चिड़िया आप एक काम करो, छोटी चिड़िया आप एक काम करो कि मेरे जो है रूबी निकालो मेरी तलवार में से जो अटका चिपका इसमें लगा हुआ है और उस बूढ़ी औरत को दे आओ। My feet are fastened to the pedestal and I can't move. मेरी जो है पैर जकड़े हुए हैं कुर्सी से, इसलिए मैं मूव नहीं कर सकता। The prince requested the swallow to stay with him for the night and be his messenger. अब प्रिंस ने क्या रिक्वेस्ट की सैलो से कि तुम जो है आज रात मेरी मेहमान बन करके, मेरे मैसेंजर यानी कि मेरा दूत बनकर मेरे साथ यहीं रुक जाओ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत ठंड है। सैड द लिटिल सैलो, उस छोटी चिड़िया ने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद द प्रिंस फॉर 1 नाइट एंड ही टू बी हिज मैसेंजर। और जो है वो छोटी चिड़िया जो है राजी हो गई। ऐसा क्यों आ रहा है इसमें, क्यों? सो सैलो जो है वो मैसेंजर बनने के लिए राजी हो जाती है और रात को वहीं रहने के लिए राजी हो जाती है प्रिंस के द हैप्पी प्रिंस के साथ। थैंक यू लिटिल सैलो सेड द प्रिंस, धन्यवाद करता है वो हैप्पी प्रिंस उस छोटी चिड़िया का। द सैलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस sword and flew away with it in his beak. यानी कि छोटी चिड़िया ने क्या किया कि उसके जो है ग्रेट रूबी जो है प्रिंस की तलवार में से निकाल कर और उड़ चली अपनी चोंच में दबाकर। He flew over the roofs of the city. वो सिटी के जो है रूफ के छतों के ऊपर से उड़ती हुई saw
lanterns hanging at the door of poor cottage. उस जो है गरीब बुढ़िया औरत की कॉटेज के ऊपर जो है लालटेन लगी हुई थी. At last he came to the poor woman's house. और आखिर में उस गरीब बुढ़िया के घर पर वो आ गई. And looked in, और अंदर देखा. The boy was tossing feverishly in his bed. लड़का जो है वो क्या कर रहा था, ये बुखार की हालत में जो है कपकपा रहा था. द मदर वॉज सो टायर्ड दैट शी हैड फॉलन asleep. और जो है उसकी माँ जो है वो थकी हुई होने की वजह से सो चुकी थी. द swallow hopped in and laid the great lead ruby beside the woman's thimble. यानी कि ये नोक या फिर कोनी पे चुटकी के पास जो है वो उसको वहां रख देती है रूबी को. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड. और वो जेंटली जो है उस बेड के चारों तरफ घूमती है. एंड पेंटेड द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स. और उसने अपने छोटे छोटे पंखों से हवा करके उसको राहत पहुंचाई. हाउ कूल आई फील. कितना जो है ठंडा महसूस कर रहा हूँ. सेड द बॉय. लड़के ने कहा. आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. मुझे अच्छा लग रहा है. द swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. अब जो वो swallow जो है वो वापस जो है प्रिंस के पास आ गई और उसने कहा, उसको सारी चीजें बताई कि उसने वहां पर क्या किया. सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपका यहीं तक है और इसके बाद आपको करना क्या है, आपको एज इट इज जो है व्हाट यू हैव टू डू, आपको हार्ड मीनिंग जो लगता है कि आपको नहीं आ रहा है समझ में, आप डिक्शनरी की हेल्प से उसे नोट कीजिएगा कॉपी में. और उसके बाद आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू. टेक केयर. बाय. Hello student, today I Priyanka ma'am tell about some daily uses sentences. I hope you use these sentences in your daily routine. So let's start. Student, today's daily uses sentences are here. Our first sentence is यह तुम्हारी गलतफहमी है. अब आपको पता होना चाहिए कि यह का मीनिंग क्या होता है, तुम्हारी का क्या, गलतफहमी का क्या. तो आप इसका कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं. इट्स योर मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब गलतफहमी, योर तुम्हारी, इट्स का मतलब यह है. तो आपको वर्ड के साथ साथ मीनिंग भी लर्न करने हैं ताकि अगर कोई डिफरेंट सेंटेंस आ जाए आपके पास तो आप उसका इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं. ओके. मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ. आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. तो स्टूडेंट, सम वर्ड आर यूज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अब यहाँ पे इसका ये भी हो सकता था आई रीड न्यूज़पेपर डेली, बट आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. यहाँ पे ये सुटेबल वर्ड है. गो थ्रू मीन्स उसमें से पढ़ना या पूरे न्यूज़पेपर को रीड करना, तो आपके लिए ये सुटेबल होगा आई गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे. नाउ नेक्स्ट वन इज मुझे ये पहेली सुलझानी है. आई हैव टू सोल्व दैट और दिस पजल. पजल का मतलब क्या होता है, पहेली. आई हैव टू सोल्व दैट और दिस पजल. दैट और दिस में से आपको एक वर्ड यूज करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज मेरी कसम खाओ. श्योर बाय मी. नेक्स्ट वन इज तुम मेरी जासूसी कर रहे थे. यू आर स्पाइंग ऑन मी. स्पाइंग का मतलब जासूसी करना. इस तरह से आपके वर्ड मीनिंग भी लर्न हो जाएंगे आपको और आपका सेंटेंस भी. ओके. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वो बेहोश हो गया. ही हैज बिकम अनकॉन्शियस. वह बेहोश हो गया. अनकॉन्शियस का मतलब होश में न रहना. नेक्स्ट वन इज अपनी घड़ी ठीक करवाओ. गेट योर वॉच रिपेयर. रिपेयर का मतलब होता है किसी चीज को ठीक करना. वॉच का मतलब घड़ी. मैं 1 महीने में आ जाऊंगा. आई विल कम इन ए मंथ. मंथ मीनी महीना. विल कम मीन्स आऊंगा. आई विल कम इन ए मंथ. नेक्स्ट वन इज यह कितने का है. हाउ मच
इज इट। स्टूडेंट, जब आप कोई भी थिंग परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले उसकी कॉस्ट पता करते हैं कि वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, हाउ मच इज इट। नाउ नेक्स्ट वन इज, समझदार को इशारा ही काफी, इग्नोर इज एनफ टू वाइज। मीन समझदार को इशारा ही काफी है। नोट का मतलब इशारा, एनफ का मतलब काफी है, और वाइज का मतलब कोई भी जो बुद्धिमान या समझदार बंदा होता है उसके लिए यूज किया गया है। तो स्टूडेंट, इस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज करना है, और आपको यूज भी करने अपने डेली यूज सेंटेंस में। ओके, जैसे अपनी घड़ी ठीक कराओ, तो ये किसके लिए है? किसी भी बंदे की वॉच खराब हो जाती है तो आप इस तरह उसको बोल सकते हैं, गेट योर वॉच रिपेयर्ड। तो इस तरह स्टूडेंट आपको जितना हो सके इंग्लिश वर्ड्स का यूज करना है अपने डेली रूटीन में, और अपने छोटे बहन भाइयों को भी सिखाना है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश एंड कम्युनिकेट विद देम ऑल्सो इन इंग्लिश। ओके, hello student, today's session I Priyanka ma'am teach you subject computer, and today's I will tell you about some basic questions of computer. So let's start. Students, I discussed with you topic PowerPoint in previous video. So continue PowerPoint topic. I will tell you some questions based on PowerPoint. Our first question is, what is MS PowerPoint? MS PowerPoint is a software that is used to making high quality presentation by editing graphics and sound. स्टूडेंट, कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? MS PowerPoint। उसमें साउंड भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स का मतलब उसमें फोटो भी ऐड कर सकते हैं। Now next one is, what is the name of the page when you open MS PowerPoint? Student, in MS Word, Excel and PowerPoint the name of the page are different. MS Word में हम उस पेज को बोलते हैं डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट उस पेज का नाम डॉक्यूमेंट के नाम से ही सेव होता है अगर सेव करते हैं तो। और एक्सेल में उसको बोलते हैं बुक 1, बुक 2, इस तरह से। बट इन PowerPoint देयर इज a different name that is called slide. PowerPoint में जो पेज ओपन होता है उसको बोलते हैं स्लाइड। और ये स्लाइड बहुत सारी होती है, 1 by 1 अरेंज होती हैं ऑर्डर में, और इनमें हम कुछ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सेंड कर सकते हैं। ओके, सेव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज, राइट सम मेन्यू बार इन MS PowerPoint. These are home, insert, design, transition, animation, review, slideshow, view and format. Student, these are different menus and there are different functioning. Okay, I will tell you in next video. Next one is, which software is used to make high quality presentation. Student, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अपोजिट भी पूछा सकता है और सिंपल वे में भी, कि व्हाट इज PowerPoint। तो सॉफ्टवेयर होता है जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो PowerPoint में जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज होता है, तो आप उसमें राइट करेंगे MS PowerPoint. Now next one is, from which menu bar take a new slide. आप किसी स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कंप्लीट हो गई है, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से लेनी है? कौन सी मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे? होम पे जाएंगे, देन उसके बाद सेलेक्ट द न्यू स्लाइड एंड देन लेआउट। न्यू स्लाइड में आपको कौन सा लेआउट चाहिए? लेआउट का मतलब होता है डिजाइन, जैसे कि इंटरनल डिजाइन। आप उसमें टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, आप उसमें फोटो लगाना चाहते हो, किस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्लाइड शो? शो ए फाइल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, जब कोई भी प्रेजेंटेशन आपकी बन जाती है तो उस फाइल को कंप्यूटर स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे शो करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लाइड शो। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड शो है। इन क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ व्यू टू शो ए फाइल? 5 व्यूज होते हैं इसमें, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू एंड रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। नाउ आई टेल अबाउट 1 by 1. स्टूडेंट, जो नॉर्मल व्यू होता है उसमें आपको इस तरह से स्क्रीन पे स्लाइड शो होगी, कंप्लीट स्क्रीन पे एक स्लाइड। देन नेक्स्ट वन इज स्लाइडर शो। स्लाइडर शो में आपके पास इस तरह
1 2 3 एक स्क्रीन के ऊपर जितनी भी है उनको एक टाइल्स के रूप में शो होती है ये, इस तरह से कि आपकी इतनी फाइल्स हैं और पूरी जितनी भी है सबकी सब स्क्रीन पे शो होगी। नेक्स्ट वन इज आउटलाइन व्यू। इसमें जो स्लाइड होती है उसकी चारों तरफ आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे इधर उसके कंटेंट राइट हुए हैं कि उनका आउटलाइन किस तरह की आउटलाइन या लेआउट चूज किया गया है वो बताते हैं। इस तरह से ये दिखा रखा है और ये इस तरह की स्क्रीन शो होगी आपके पास। नेक्स्ट वन इज रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में आपको फाइल फुल स्क्रीन पे शो होगी, कोई भी स्लाइड आप उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्लाइड शो व्यू। इसमें और जो स्लाइड शो व्यू है वो और रीडिंग व्यू सेम है, बट वन थिंग इज डिफरेंट। स्लाइड शो व्यू में आप कोई भी F5 की प्रेस करेंगे अपने आप प्रेजेंटेशन में टाइमिंग सेट कर देंगे तो वो चलती रहेगी, बट रीडिंग व्यू में आपको पहले एक स्लाइड ओपन होगी, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरह से जब आप क्लिक करेंगे तो ही नेक्स्ट फाइल आएगी। और इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं या अपने आप भी स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 सारी स्लाइड शो होती जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये आपका स्लाइड शो था और प्रेजेंटेशन मेकिंग। आपको इन सभी को अच्छे से लर्न करना है अपने एग्जाम के लिए। ओके A very delightful morning to all my dear student of class 7. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcome to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision work of our SF1 exam preparation syllabus. So student, to continue that, I am going to discuss chapter first in today's video. So let's get started with content. In today's video, student, we are going to revise the short question answer content of chapter first, nutrition in plants. So let's start it content. Student, as you know that this chapter is related to the nutrition in plants. So nutrition is a term that is the process of taking of food and its utilization by the body. मतलब न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्टूडेंट फूड को लेना, बॉडी के थ्रू यूटिलाइज करना एंड ओके सो मतलब उसको यूटिलाइज करना। तो न्यूट्रिशन जो है वो 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन लेने के। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड जो होता है उसमें ग्रीन प्लांट्स का रोल होता है। दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। रूट्स से मिनरल्स एंड वाटर दे लेते हैं एंड दे टेक sunlight from the sun to prepare their food in the presence of chlorophyll. Okay, leaves में food prepare करते हैं। हेटरोट्रॉपिक जो है वो 4 टाइप्स होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब पैरासाइटिक मोड है, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक, सैप्रोफाइटिक। ये ऑल दीज 4 पार्ट्स और 4 टाइप्स ऑफ द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक हेलोजोइक भी होता है स्टूडेंट। हेलोजोइक में हम फूड पार्टिकल्स को इनटेक करते हैं, सॉलिड पार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इज व्हाट इज न्यूट्रिशन। जैसा कि ऑलरेडी मैंने अभी आपको जस्ट फ्यू सेकंड्स पहले बताया दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि फूड इनटेक किया जाता है एंड द इट्स यूटिलाइजेशन इज डन बाय द बॉडी। बॉडी में जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं वो उसको डिफरेंट प्रोसेस से वो फूड पास आउट होता है एंड इसका यूटिलाइजेशन होता है। दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। उस होल प्रोसेस को हम स्टूडेंट वी कॉल दैट न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर स्टोमेटा, वेयर दे आर नॉर्मली फाउंड। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब लीव्स के अंडर साइड में प्रेजेंट होते हैं और जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल्स, एक इस तरीके का गार्ड सेल बना हुआ होता है लाइक दैट और इससे ही वो सराउंडेड होते हैं, यहाँ पे वो होता है। ठीक है, तो इसी में ही ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है और उसमें इस तरीके से ये होता है। ये अंडर साइड जो लीव्स होती है उसकी जो नीचे वाला पोर्शन होता है सरफेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, now student, here is the question number 3 that write down the equation for the process of photosynthesis. photosynthesis process की जो equation है you have to write that। देखिए
6 CO2, 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of hydrogen oxide. That is हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो है वाटर का केमिकल फार्मूला है. और ये स्टूडेंट दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर देयर फूड. जो फूड प्रिपेयर किया जाता है दैट इज नोन एज द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च की फॉर्म में. उस फूड को वो प्रिपेयर करके एंड दे स्टोर्ड इट इन देयर लीव्स, और फिर आफ्टर दैट दे ट्रांसपोर्ट इट थ्रू फ्लोएम ट्यूब इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे भी उनको रिक्वायरमेंट होती है. एंड दिस इज द ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2. ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है ऑक्सीजन. सो दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट. ये जो है रिएक्ट होके ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है. ओके, सनलाइट टू सन से लेते हैं, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर मिनरल्स वगैरह. तो दे प्रिपेयर देयर फूड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं. द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. वो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एंड डिपेंड करते हैं ये दूसरे पर. ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये अपना फूड वहाँ से उनसे लेते हैं. सो दे आर द हेटरोट्रॉप्स. एंड हेटरोट्रॉप्स जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वी कॉल इट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, नाउ अवर 5th क्वेश्चन इज वाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉप. अब ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉप क्यों कहा जाता है? बिकॉज स्टूडेंट देखिए, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे हैव ओनली द कैपेसिटी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस, टू प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ. ओनली ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना सकते हैं. नॉट इवन अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉप्स. ओके, ग्रीन प्लांट्स जो है उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. ऑटो सेल्फ ट्रॉप सिंथेसाइज. ओके, वो जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं. सो दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स. और प्रोसेस कौन सा फॉलो करते हैं? फोटोसिंथेसिस. सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से फूड प्रिपेयर करते हैं. Now the last question is what is the role of chlorophyll in photosynthesis. अब क्लोरोफिल का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, मीन्स फूड बनाने में? क्लोरोफिल हेल्प्स इन ट्रैपिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. क्लोरोफिल क्या करता है? सन की जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करता है, अपने तरफ खींच करके रोक कर रखता है. जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट. जो सन है एक हीट का काम करता है, तो उसी की प्रेजेंस में वो फूड जो है वो रिएक्ट करता है, बर्न होता है. सो तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट. सो हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट ट्रैप द सनलाइट, सन्स एनर्जी फ्रॉम द सन, सन से लेता है, फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है. सो स्टूडेंट ऑल दिस वर योर, ये हमारे सारे क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दैट यू हैव टू रिवाइज फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ S7 एग्जामिनेशन. आई होप you will do all the same as much I have suggested you. That's all for today. Take care. Goodbye, student. I'm requesting you, please